नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज सबसे पहले हम आपको एक ऐसे खतरे से आगाह करेंगे जो अब लगातार फैलने लगा है। दावा है कि चीन की रहस्यमय बीमारी अब 1-2 देशों में नहीं बल्कि 5 देशों में फैल गई है। बच्चे तेजी से बीमार हो रहे हैं। क्या चीन ने दुनिया को फिर से कोरोना जैसी महामारी दे दी है? ये एक बड़ा सवाल है और ये आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए आज इस खबर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसके बाद जलते हुए गाजा की वीडियो कुंजी खोलेंगे। युद्ध विराम खत्म होते ही जंग इतनी भयानक हो जाएगी, इसका अंदाजा शायद ही किसी ने किया होगा। पूरे गाजा पर जमीन से आसमान तक बारूद बरस रहा है। नेतन्याहू का आदेश है कि हमास को महीनों में नहीं हफ्तों में मिटाना है। फिर एक टुकड़े टुकड़े गाजा की तस्वीर आपको दिखाएंगे। गाजा के 3000 टुकड़े, हर टुकड़े को एक खास नंबर। TV9 भारतवर्ष के पास इजराइल के प्लान की सबसे चौंकाने वाली तस्वीर आई है। इस पर सत्ता की एक विशेष कुंजी हमने तैयार की है। एक अपडेट यह भी है कि 2028 का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भारत में हो सकता है। खुद प्रधानमंत्री ने दुबई में चल रहे COP28 सम्मेलन में भारत की मेजबानी का प्रस्ताव रखा। पीएम ने जलवायु परिवर्तन को गंभीर समस्या बताया और कहा कि विश्व कल्याण के लिए सबकी भागीदारी आवश्यक है। एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस आशंकित है या एक्स्ट्रा आत्मविश्वास से भर गई है? ये सवाल DK शिव कुमार के एक बयान के बाद उठे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी हाईकमान आदेश देता है तो वो 5 राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए तैयार हैं। अब ये डर है या हर हाल में सरकार बनाने का आत्मविश्वास है, इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। आज सत्ता में भारत के लिए वंदे भारत वाली गुड न्यूज और पत्थरबाजों के सीने पर चोट करने वाली खबर भी है। दक्षिण अमेरिका और कुछ अफ्रीकी देशों ने वंदे भारत ट्रेन को खरीदने में रुचि दिखाई है। इस पर भी हम आपको सत्ता की सुपर फास्ट कुंजी दिखाएंगे। एक और जरूरी खबर, आज यानी 1 दिसंबर से देश में कुछ बदलाव हुए हैं। आज से भारतीय नागरिकों को मलेशिया में वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में करीब 20 रुपए का इजाफा किया गया है। फर्जी सिम पर सख्ती के लिए नियमों में भी बदलाव हुए हैं। इसके तहत सिम बेचने वाले सभी डीलर्स का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य होगा। तो आज सत्ता की शुरुआत हम दुनिया की 2 सबसे खतरनाक खबरों से करने जा रहे हैं। ये दोनों खबरें युद्ध से जुड़ी हुई हैं, जिसमें एक खबर उन 5 देशों के वायरस युद्ध की है जो चीन से निकलकर दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रहा है, और दूसरी खबर उस गाजा युद्ध की है जो आज युद्ध विराम के खत्म होते ही जंग की आग में जलने लगा। एक खबर जिनपिंग की वायरस वाली तबाही से जुड़ी है, जिस पर आग हमने आज सत्ता में एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जबकि दूसरी खबर नेतन्याहू की गाजा वाली तबाही की है, जहां आज का शुक्रवार हमास और गाजा के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। तो सबसे पहले हम अपने सभी न्यूज मित्रों को एक बड़े और अदृश्य खतरे से सावधान करने जा रहे हैं। यह खतरा आप पर है, आपके छोटे छोटे बच्चों पर है, आपके परिवार पर है, और इससे आगाह करने के लिए हम सबसे पहले आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं जिससे आप समझ जाएंगे हालात कितने डरावने हैं। यह तस्वीर उस चीन से आई है जो इस वक्त एक रहस्यमयी बीमारी से कांप रहा है। इनसे चीन के छोटे छोटे बच्चे इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके चेहरे पर मास्क है, एक हाथ में कैनुला लगा है और दूसरे हाथ में पेंसिल है। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को चीन के एक अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां बच्चे रहस्यमयी निमोनिया से संक्रमित हैं और उनके लिए अस्पतालों में होमवर्क जोन बना दिए गए हैं। लेकिन सबसे डराने वाली खबर हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जिस बात का डर था वो सच साबित होने लगा है। चीन का वायरस दूसरे देशों में फैलना शुरू हो गया है और इसका पहला शिकार बना है नीदरलैंड्स, और अब इसमें 4 और देशों का नाम भी जुड़ गया है जहां पर बच्चे तेजी से रहस्यमयी संक्रमित बीमारी से हो रहे हैं। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या चीन दुनिया को कोरोना जैसी नई वायरस त्रासदी देने जा रहा है? क्या चीन ने फिर नया और खतरनाक वायरस पैदा कर दिया है? क्या चीन में फैली ये कोई रहस्यमय बीमारी है या फिर कोरोना का सबसे नया और खतरनाक अवतार है? जिस बीमारी को चीन निमोनिया बता रहा है उस पर सवाल क्यों है, आज हम आपको यह भी बताएंगे। और जो वायरस चीन से फैलना शुरू हो गया है उसका खतरा भारत में कितना है, यह भी आपको समझाएंगे। ये वायरस क्या है, इसका पूरा सच दुनिया को नहीं पता चला है, इसलिए हमने इसे वायरस एक्स नाम दिया है। आपको बताते हैं कैसे इस वायरस एक्स से पूरी दुनिया में धक धक होने लगी है। चीन की रहस्यमय बीमारी, जिसे जिनपिंग का देश सिर्फ एक मामूली सा निमोनिया बता रहा है, वो नीदरलैंड्स के बाद स्वीडन, डेनमार्क और सिंगापुर पहुंच गया है। अमेरिका में भी इसके संदिग्ध मिले हैं, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन एक बार
एक बात तो एकदम साफ है कि जिस तरीके से चीन ने दुनिया को कोरोना दिया, एक और रहस्यमय बीमारी चीन से निकल चुकी है और अब दुनिया के अलग अलग देशों में इसके बहुत तेजी से फैलने की शुरुआत हो गई है। नीदरलैंड्स, स्वीडन समेत 5 देशों में इस रहस्यमय बीमारी के कई मरीज मिले हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के अस्पतालों में भी जिस तरह मरीज बढ़े हुए हैं, उससे बहुत ज्यादा डर है। यह अदृश्य वायरस बिल्कुल चीन की तरह दूसरे देशों में भी बच्चों के बीच बहुत तेजी से फैल रहा है। इस रहस्यमय बीमारी के शिकार ज्यादातर बच्चों की उम्र 5 से 14 वर्ष के बीच है। इसलिए अब सवाल यह है कि जो डरावने मंजर कोरोना के वक्त देखने को मिले थे, क्या वो फिर से रिपीट होने वाले हैं? क्या आपको कोरोना का ये खौफनाक मंजर याद है? क्या अस्पतालों में मरीजों का सैलाब याद है? क्या ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीज याद हैं? क्या शमशान के बाहर शवों की लंबी लाइन याद है? क्या ये भयानक दृश्य दुनिया फिर देखने वाली है? क्या चीन दुनिया को नई महामारी देने जा रहा है? छह देशों में फैला वायरस एक्स, दुनिया में खतरे का सायरन। और अब हम आपको बताते हैं कि चीन इस रहस्यमय बीमारी के नाम पर दुनिया से कैसे एक डरावना सच छिपा रहा है। दरअसल चीन जिस बीमारी को एक मामूली सा निमोनिया बता रहा है, असल में निमोनिया से भी ये 10 कदम आगे है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। निमोनिया के दौरान किसी मरीज को आमतौर पर बलगम वाली खांसी होती है, लेकिन दावा है कि चीन में बच्चों को जो रहस्यमय बीमारी हो रही है, उसमें बच्चों में कफ नहीं बन रहा है। निमोनिया में ठंड के साथ तेज बुखार की शिकायत होती है, लेकिन चीन के निमोनिया में बच्चों को अचानक से तेज बुखार आ रहा है। जैसे निमोनिया में आमतौर पर थकान या सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन चीन में बच्चों में जांच के दौरान फेफड़ों में सूजन आ गई है। निमोनिया में तो आमतौर पर एंटीबायोटिक या फिर एंटीवायरल दवाई से इलाज हो जाता है, लेकिन चीन में इस संक्रमण की रफ्तार निमोनिया से कहीं ज्यादा है। अमूमन जब किसी को निमोनिया होता है तो यह जरूरी नहीं कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़े, वो घर पर भी दवाइयों से ठीक हो जाता है। लेकिन चीन में इस रहस्यमय बीमारी के शिकार बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। चीन ने कोरोना किस तरीके से फैलाया और फिर बेशर्मी से इनकार करता रहा, ये पूरी दुनिया ने देखा। एक बार फिर वही हो रहा है। चीन के हालात देखकर WHO ने चीन से कुछ डिटेल मांगी, लेकिन या तो इन पर जिनपिंग साइलेंट मोड में है या फिर गोलमोल लगातार जवाब दे रहे हैं। WHO ने चीन से कहा कि वो बीमार मरीजों का डाटा फौरन उपलब्ध कराए, बच्चों में बीमारी कैसे और किन वजहों से फैल रही है इसका जवाब दे। क्या बच्चों में तेजी से बढ़ रही ये बीमारी किसी नए वायरस की वजह है, ये भी बताना होगा। इस रहस्यमय बीमारी से निपटने के लिए उसने क्या कदम उठाए और क्या बीमारी की वजह से अब तक चीन में किसी की मौत भी हुई है। हालांकि चीन के मुताबिक ये सिर्फ एक मामूली निमोनिया है, लेकिन बहुत सारे सवालों पर जिनपिंग चुप हैं और यही चुप्पी एक बार फिर दुनिया को डरा रही है। चीन के सीक्रेट वायरस को देखकर एक बार फिर ये माना जा रहा है कि मास्क वाला दौर फिर लौटने वाला है। सोशल डिस्टेंसिंग वाली चेतावनी फिर जारी होने वाली है। अपने हाथों को बार बार धोने की नौबत फिर से आने वाली है। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत सरकार इस पूरे मामले में एक्टिव है, तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो गाइडलाइंस इस रहस्यमय बीमारी पर दी गई हैं, उन्हें सुनकर आपको कोरोना की याद आ जाएगी। जैसे बीमार मरीजों से दूरी बनाकर रखें, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना में होता था। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, खासकर अगर किसी भीड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें। बीमार होने पर आइसोलेट हो जाएं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोरोना में होता था। अपने हाथों को बार बार धोते रहें और जरूरत पड़ने पर तुरंत टेस्ट करवाएं। हालांकि अभी ये बीमारी चीन और दूसरे देशों के बच्चों में ज्यादा देखी जा रही है, लेकिन ये सिर्फ बच्चों तक सीमित रहेगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। वुहान
वायरस क्या वुहान निमोनिया हम लोगों को कहना चाहिए। ये वुहान निमोनिया अचानक वहाँ के चिल्ड्रन हॉस्पिटल और उनके कॉरिडोर से बच्चों की बीमारियों के साथ बढ़ गए हैं। में ये निमोनिया क्या बैक्टीरियल है या वायरल है, माइकोप्लाज्मा है, ऐसा चाइनीज़ अथॉरिटीज़ का कहना है। लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहा है, ये कंसर्न है कि ये कहीं उनका जो एपिडेमिक है वो पेंडेमिक ना हो जाए। आपको लगता है कि हिंदुस्तान को भी सजग रहने की जरूरत है? जैसे हम लोग कोविड-19 के लिए पीसीआर टेस्ट करते हैं वो करें, माइकोप्लाज्मा फंगल के लिए करें और इनके जीनोम स्टडी भी करें। हो सकता है एक नया किस्म का वायरस हो ये। मेरा सजेशन है कि जीनोम स्टडी करना चाहिए हर निमोनिया पेशेंट्स के थ्रोट स्वाब का। चीन किस तरीके से इसको छुपा रहा है, इसको कैसे ले रहे हैं, चीन ऐसा क्यों कर रहा है? चीन की तो फितरत है, उन्होंने अभी भी कहा, मैं उनकी रिलीज पढ़ रहा था कि ये कोविड-19 भी हो सकता है, ये माइकोप्लाज्मा भी हो सकता है, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है। हमको ये देखना है कि ऐसा वायरस वो यहाँ ना आ जाए। मेरा सुझाव बड़ा सीधा है कि उनके सारे कॉज को आइडेंटिफाई किया जाए। हमारे अस्पतालों में इस तरीके का कोई ऐसा अलार्म नहीं है कि इस तरीके की कोई अननोन पैथोजन आए। बताया जा रहा है कि जो इन्फेक्शन आ रहे हैं वो बड़े नोन पैथोजन्स हैं जो अक्सर इस सीज़न के अंदर आते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो। मगर फिर भी ताकि स्थिति के ऊपर हमारी नज़र रहे, इसलिए कुछ डिसीजंस हम लोगों ने लिए हैं। इतिहास गवाह है कि चीन दुनिया में नई नई समस्याओं और बीमारियों की फैक्ट्री बनता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में तो स्थिति ऐसी रही कि दुनिया में कोई भी नई बीमारी फैली है तो उसकी शुरुआत चीन से ही हुई है। इसका सबसे डरावना सबूत कोरोना रहा है और अब नई बीमारी दुनिया में खतरे का अलार्म बजा रही है। हालांकि आपके लिए राहत की खबर यह है कि भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट है। सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी ना हो, जरूरी दवाओं का स्टॉक हो और संक्रमण रोकने के लिए हर उपाय पहले से कर लिए जाए। सत्ता में अब बात दुनिया की दूसरी खतरनाक खबर यानी गाजा युद्ध की, जहां आज युद्ध विराम खत्म होते ही बारूदी कोहराम शुरू हो गया और जमीन से लेकर आसमान तक हमास पर नेतन्याहू के इंतकाम की आग बरसने लगी। गाजा पट्टी में पूरब पश्चिम से लेकर उत्तर दक्षिण तक बारूद फटने लगा और इसके कई विध्वंसक वीडियो भी सामने आए। हालांकि इजराइल का आरोप है कि सीजफायर पहले हमास की ओर से तोड़ा गया और इसी के बाद इजराइल ने शुक्रवार को हमास का ब्लैक फ्राइडे बना दिया। इजराइल के इन हमलों में कई फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। हम सबसे पहले आपको आज के युद्ध की सबसे विस्फोटक वीडियो कुंजी दिखाते हैं। आज सीज फायर खत्म होने ही गाजा के अलग अलग हिस्सों में धुएं के गुबार उठते हुए दिखाई दिए। धमाकों की आवाज से गाजा की जमीन हिलने लगी और अब तक जो इजराइल दक्षिण गाजा को टारगेट कर रहा था उसने गाजा के हर हिस्से में बम बरसाने शुरू कर दिए। इजराइल ने साउथ गाजा के राफा और खान यूनिस इलाके को भी मुख्य तौर पर टारगेट किया, जिसे लेकर यह दावा किया जाता है कि सिनवार और दाइफ जैसे हमास के कमांडर इसी इलाके में छिपे हुए थे। लेकिन गाजा पर इजराइल के इन धमाकों के बीच एक नक्शा सामने आया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। यह नक्शा गाजा का है जिसमें उसे टुकड़े टुकड़े गाजा दिखाया गया है। हालांकि अब तक यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने गाजा को उत्तर और दक्षिण गाजा में बांटकर उसके 2 टुकड़े किए हैं, लेकिन असल में यह बात गाजा के 3000 टुकड़ों की है। दावा किया जा रहा है कि पूरे गाजा को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले नेतन्याहू का नया प्लान सामने आ गया है। खबरों के मुताबिक गाजा को इजराइल 3000 टुकड़ों में बांटने वाला है। इसके बाद गाजा के 3000 टुकड़ों को अलग अलग ब्लॉक में बांटने की भी तैयारी है। इस वक्त हम आपको टुकड़े टुकड़े गाजा की पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। अब हम आपको नेतन्याहू के टुकड़े टुकड़े गाजा प्लान को ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। इस प्लान के मुताबिक पूरे गाजा के 3000 से ज्यादा हिस्से होंगे। 3000 टुकड़े होने के बाद गाजा के हर हिस्से को एक ब्लॉक बनाया जाएगा। हर ब्लॉक की एक खास नंबर से पहचान की जाएगी। गाजा में रहने वाले लोग नंबर के जरिए अपने इलाकों की पहचान करेंगे। हमले से पहले गाजा के लोगों को नंबर बता दिया जाएगा, मतलब कहां हमले होने वाले हैं और कौन सा इलाका सुरक्षित है, इसकी जानकारी IDF की ओर से पहले ही दे दी जाएगी। यानी हमला करने से पहले नागरिकों को नंबर बता दिया जाएगा ताकि हमले वाले हिस्से में आम लोगों को कोई नुकसान ना हो। नेतन्याहू के टैंक, मिसाइल और बम ही गाजा पर आग नहीं बरसा रहे हैं, बल्कि जुबानी मिसाइलों की मारक क्षमता भी बहुत ज्यादा है।
और इस बात का संकेत है कि इस बार हमास का बचना नामुमकिन है। नेतन्याहू ने इजराइल की डिफेंस फोर्स को ऑर्डर दिया है कि वो हमास को महीनों नहीं हफ्तों में खत्म करे। हालांकि हमास को ईरान ने कवर फायर दिया है और उसकी ओर से कहा गया है कि नामो निशान तो इजराइल का मिटेगा। नेतन्याहू ने फिर कहा कि हमने हमास को मिटाने की कसम खाई है। जवाब में हमास के कमांडर सिनवार ने कहा कि 7 अक्टूबर को ना भूलें, जो सिर्फ एक ड्रेस रिहर्सल थी, अब उससे भी बड़ा हमला होगा। नेतन्याहू ने कहा कि हमास का अंत कोई नहीं रोक सकता। हमास ने जवाब दिया, अब इजराइल और उसके नागरिकों को चैन से सोने भी नहीं देंगे। लेकिन हमास की इन धमकियों के बीच इजराइल की सेना गाजा पर पहले से ज्यादा भीषण और विध्वंसक बमबारी कर रही है। कैसे उत्तर से दक्षिण गाजा तक इजराइल ने महाविनाश शुरू कर दिया है, ये अब आपको समझाते हैं। और ये वाकई इस वक्त की खतरनाक तस्वीर है, क्योंकि ये माना जा रहा था, जिस तरीके की बातचीत हो रही थी, कि हो सकता है सीज फायर बढ़े और उसके बाद में थोड़े से हालात ठीक हों। लेकिन जैसे ही सीज फायर खत्म हुआ, इजराइल की तरफ से जो बमबारी की गई है, आज सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो बहुत ही चिंता में डालने वाली हैं। क्योंकि ये जो बमबारी हो रही है, वो बमबारी हो रही है उन इलाकों में जहां रिहाइश ज्यादा है, जहां आबादी ज्यादा है। इस वक्त गाजा का हर हिस्सा इजराइल के धमाकों से गूंज रहा है। दावा है कि आज जैसे ही हमास ने सीज फायर तोड़ा, गाजा का कोना कोना धमाकों से दहलने लगा। इजराइल ने आज पश्चिमी गाजा सिटी में बड़ा हमला किया और लबाविदी और अबू अलवा इलाके में टैंकों से गोले बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट यानी दक्षिण गाजा, यहां इजराइल ने राफा इलाके में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की और इसके बाद खान यूनिस इलाके में भी बमबारी के वीडियो सामने आए। खान यूनिस हमास के कई कमांडरों का गढ़ भी है। फिर इजराइल ने सेंट्रल गाजा पर भी आसमान से बम बरसाने की शुरुआत की। यहां उसने गाजा के शेख रादवान इलाके को टारगेट किया। आज 168 दिनों के युद्ध विराम के बाद इजराइल ने एक बार फिर उत्तरी गाजा पर बमबारी की, जिसके बड़े हिस्से पर उसका कब्जा पहले से हो चुका है। जो हम बात कर रहे हैं वो घंटों की बात है। कई घंटों के सीज फायर के बाद में अब गाजा पर एक बार फिर से इजराइल के बम बरसने लगे हैं। कई घरों को नुकसान हो रहा है, इमारतें पूरी खंडर में तब्दील हो रही हैं और जान भी जा रही है। यानी आज इजराइल ने न सिर्फ गाजा के हर हिस्से में अपने बदले का बारूद गिराया, बल्कि हर एक फ्रंट से हमास पर प्रहार किया। और यही इस वक्त हमास के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है। हमास की कोशिश थी पिछले कुछ वक्त से कि किसी भी तरीके से इस सीज फायर को एक्सटेंड कराया जाए, बढ़ाया जाए, लेकिन नेतन्याहू ने जो कसम खा रखी है उसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है और उसकी तस्वीर फिलहाल गाजा में देखने को मिल भी रही है। यानी जमीन हो या आसमान, इजराइल एक बार फिर उसी पुराने और विध्वंसक मोड में नजर आया है जो वो सीज फायर से पहले था। उसने हवा से मिसाइल अटैक किया, जमीन पर तैनात उसके टैंकों से शोले निकलने लगे और ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गाजा में तैनात उसके जवानों ने भी हमले शुरू कर दिए। इसमें उनका मुख्य टारगेट था हमास की सुरंगें, हमास के खुफिया अड्डे, हमास का हथियार डिपो और हमास के नेताओं के घर। इजराइल ने जिस अंदाज में हमास पर हमले की शुरुआत की, उससे यह तय है कि आने वाले दिनों में जंग का सबसे खतरनाक मंजर दुनिया देखने वाली है। हम इस वक्त तेल अवीव से गाजा बॉर्डर के रास्ते में हैं और आप एक बार फिर से देखिए, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्मी के टैंक्स, इसके अलावा जो मिसाइल कैरियर्स है वो सब आपको नजर नहीं आती थी, लेकिन अब वो आपको यहां पर नजर आ रही है। ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं सीजफायर टूटने के बाद और इन गाड़ियों को बिल्कुल तैयार रहने के लिए कहा गया है। फिलहाल आप इन गाड़ियों की तैनाती को देख सकते हैं और इसके जरिए आप ये समझने की कोशिश करिए कि वॉर कैसे बढ़ रहा है। माना यह जा रहा है कि अब तक जो वॉर हुआ है उससे बीभत्स ये वॉर होगा और उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। सीजफायर की मियाद जैसे ही खत्म हुई है उसके बाद से बॉर्डर के इलाकों में मूवमेंट तेज हो गई है। आर्मी की गाड़ियां आप देख सकते हैं और सामने वो तोप देखिए, तोपों का मूवमेंट इस तरफ जरा दिखाइए। तोपों का मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुका है और इसके जरिए समझने की कोशिश करिए कि एक बार फिर से गतिविधियां तेज हो गई हैं। आमतौर पर पिछले 10-15 दिनों से ये तमाम तोपें हैं, मिसाइलें हैं और इसके अलावा आर्मी का मूवमेंट बॉर्डर एरिया तक सीमित था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और सत्ता में अब बात भारत की उस स्वदेशी प्रीमियम और पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन की, जिसकी भारत में तो सुपर डिमांड है ही, विदेशों में भी उसके खूब चर्चे हो रहे हैं। ये चर्चा इतनी बढ़ गई है कि दुनिया के कई देश अपने यहां इस भारतीय ट्रेन को चलाना चाहते हैं।
वो इस ट्रेन को भारत से खरीदना चाहते हैं और इस ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल करने वाली और 180 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को खरीदने में दुनिया के कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। टीवी 9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, पूर्वी एशिया और यूरोप के कुछ देशों ने वंदे भारत एक्सप्रेस को खरीदने की पहल की है। फिलहाल चिली और तंजानिया वंदे भारत एक्सप्रेस को खरीदने में सबसे ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। बाकी देश अभी इसके बारे में सिर्फ जानकारियां जुटा रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत को खुद कुछ वर्ष पहले तक दूसरे देशों से ट्रेन खरीदनी पड़ती थी। अब भी भारत बढ़ती हुई मांग के कारण दूसरे देशों से ट्रेन खरीदता है। ऐसे में उस भारत में चलने वाली एक ट्रेन को खरीदने के लिए दुनिया के देश रुचि क्यों दिखा रहे हैं? इसका जवाब है वंदे भारत की कुछ जरूरी बातें जो इसे दूसरी ट्रेन से अलग करती हैं। एक एक करके इसको आपको समझाते हैं। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकती है। वंदे भारत सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती है। जापान की बुलेट ट्रेन भी ऐसा करने में नाकाम है। भारत में पिछले 4 वर्षों में वंदे भारत चल रही है, लेकिन अब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई है। वंदे भारत में यूरोपियन स्टैंडर्ड के सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। इसे जीरो जर्क ट्रेन कहा जाता है, यानी इस ट्रेन में जर्किंग की समस्या नहीं होती। यानी ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में होती है, फिर भी पानी का ग्लास हिलता तक नहीं है। वंदे भारत का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 करोड़ से 120 करोड़ है, जबकि यूरोप में इसी टेक्नोलॉजी की ट्रेन बनाने में 200 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। यानी वंदे भारत को खरीदना सस्ता होगा। वंदे भारत ट्रेन में अलग से इंजन नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक पावर से चलती है, तो इंजन खरीदने का खर्च भी बच जाता है। वंदे भारत का इंटीरियर किसी भी जापानीज और यूरोपियन ट्रेन की टक्कर का है। इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हैं, सभी कोच एयर कंडीशनड है और चेयर्स 360 डिग्री घूम सकती हैं। इतनी कम कीमत में इतनी शानदार ट्रेन ना यूरोप में बना रहा है और ना ही जापान बना पा रहा है। इसलिए अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी एशिया और यूरोप के कई देश भारत से वंदे भारत ट्रेन खरीदना चाहते हैं। जल्दी ही वंदे भारत ट्रेन अब विदेशों में भी दिखेगी। रेलवे की ऐसी योजना है कि जिस तरीके से वंदे भारत का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको देखते हुए कई सारे विदेशी देश विदेश से इसकी मांग आई है और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, पूर्व एशियाई देशों ने वंदे भारत ट्रेन में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। नया भारत, नया सोच, नया उद्योग, नया पीढ़ी का जो सपना है वो आज साकार होते देख रहे हैं। जो सामान किसी जमाने में हम लोग बाहर से खरीदते हैं वो आज हमारे देश से बाहर जा रहे हैं। इससे बड़ा सफलता वो क्या चाहिए। मैं दुनिया की लगभग सारी अच्छी गाड़ियों पर, नामी गाड़ियों पर ट्रैवल कर चुका हूँ। यूरोप की हर ट्रेन पर चप्पे चप्पे से। निस्संदेह वो गाड़ियाँ अच्छी हैं, लेकिन एस्थेटिक में बाहर से हमारी ट्रेन भी देखने में उतनी ही अच्छी लगती है। उनकी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत महंगी होती हैं। उसकी तुलना में वंदे भारत बहुत कम कीमत में बनती है और बहुत अच्छी बनती है। इसका एक्सटीरियर तो उन्हीं की तरह है, उसमें कोई अंतर नहीं। अब सवाल है कि क्या भारत सरकार अभी वंदे भारत एक्सप्रेस दुनिया के देशों को देने के लिए तैयार है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि भारत में ही वंदे भारत एक्सप्रेस की बहुत डिमांड है। कई राज्य अपने अपने राज्यों में वंदे भारत ट्रेन चलवाना चाहते हैं। मंत्री से लेकर सांसद तक अपने क्षेत्र में वंदे भारत की मांग करते रहते हैं। फिलहाल भारत में 34 रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है। केंद्र सरकार अगले कुछ महीनों में 75 रूट्स पर वंदे भारत चलाना चाहती है। पीएम मोदी ने लाल किले से इसका ऐलान किया था। इतना ही नहीं, रेलवे अगले 5 वर्षों में देश में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान कर चुका है, जिसमें 200 से ज्यादा वंदे भारत स्लीपर होंगी। फिलहाल देश में चेयर कार वंदे भारत ही चल रही। सरकार की प्राथमिकता पहले अपने देश की मांग को पूरा करने की है। वैसे भी रेलवे सूत्रों के मुताबिक विदेश में निर्यात करने से पहले सरकार चाहती है कि वंदे भारत देश में कम से कम 10 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ले। वैसे रेलवे का दावा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस किसी भी मौसम में पटरियों पर दौड़ने के काबिल है।
हाल ही में कश्मीर में भी वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया गया। ऐसे में रेलवे के पास माइनस तापमान में वंदे भारत ट्रेन चलाने का अनुभव है। वंदे भारत से जुड़े अधिकारियों का यह भी दावा है कि फिलहाल वंदे भारत को ब्रॉड गेज पर ये चलती है। विदेशों में ज्यादातर जगह स्टैंडर्ड गेज है, जो निर्यात करने के लिए कुछ जरूरी इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। फिलहाल वंदे भारत का प्रोडक्शन चेन्नई के आईसीएफ कोच में फैक्ट्री में किया जाता है। जल्दी ये यूपी के रायबरेली और महाराष्ट्र के लातूर में वंदे भारत का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। भारतीय रेलवे के अलावा प्राइवेट पार्टनरशिप में भी वंदे भारत का प्रोडक्शन हो रहा है। रेल विकास निगम और रूसी कंपनी टीएमएच को 120 स्लीपर वंदे भारत बनाने का टेंडर मिला है। 35,000 करोड़ रुपए में 120 ट्रेन का प्रोडक्शन होगा और 35 वर्षों का मेंटेनेंस भी होगा। इसके अलावा फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी। भारत में फिलहाल सेकंड जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन बनाई जा रही है, जिसकी स्पीड 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलवे की कोशिश है कि थर्ड जनरेशन की वंदे भारत स्लीपर की स्पीड 220 से 240 किलोमीटर प्रति घंटा हो। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में वंदे भारत ट्रेन में टिल्टिंग तकनीक शुरू होने वाली है। इस तकनीक से इसके माध्यम से ब्रॉडगेज ट्रैक पर ट्रेन मुड़ती है तो स्पीड मेंटेन करने के लिए ट्रेन मोड़ पर झुकने में सक्षम होगी। इस तकनीक का इस्तेमाल आगामी 100 वंदे भारत ट्रेनों में किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि 2025-2026 तक ये तकनीक आ जाएगी। ऐसे होने से मोड़ पर ट्रेन की गति धीमा करना पड़ता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को देश में पहली बार चली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया था। वंदे भारत एक्सप्रेस में 16 वातानुकूलित डिब्बे हैं। कुल बैठने की क्षमता 1128 यात्रियों की है। वंदे भारत एक्सप्रेस में लोकोमोटिव इंजन नहीं होता है, इसके कोच में ही इंजन लगा हुआ है। फिलहाल भारत में वंदे भारत चेयर कार चल रही है। आने वाले दिनों में स्लीपर और वंदे भारत मेट्रो चलाने की योजना भी है। अगले वर्ष मार्च तक ये दोनों ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेंगी। इन्हीं खासियतों को लेकर दुनिया के कई देश वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हमसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन भारत में ऐसे लोग हैं जो वंदे भारत पर पत्थर बरसाते हैं। आए दिन आप अखबारों में, न्यूज चैनलों पर देखते होंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी के कारण कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। रेलवे के मुताबिक अब तक वंदे भारत एक्सप्रेस पर 210 से ज्यादा बार पत्थरबाजी हो चुकी है। 2023 में सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हुई और 106 से ज्यादा पत्थरबाज गिरफ्तार भी हुए। अब सोचिए, जिस ट्रेन की डिमांड यूरोप में है, अमेरिका में है और यूरोप में, उस ट्रेन पर हमारे देश के लोग, जहां डिमांड हो रही है, हमारे देश के कुछ लोग उस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। वैसे वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रशंसक और आलोचक दोनों हैं। वंदे भारत ट्रेन की आलोचना करने वालों का तर्क है कि वंदे भारत की स्पीड उतनी नहीं है जितनी अधिकतम स्पीड बताई जाती है, यानी स्पीड का दावा 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ये एवरेज स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा से इसकी ज्यादा नहीं है। लेकिन इस पर वंदे भारत ट्रेन के प्रशंसकों का तर्क है कि स्पीड की समस्या ट्रेन में नहीं, रेलवे ट्रैक में है। रेलवे ट्रैक 180 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए तैयार नहीं है। आलोचकों का कहना है कि वंदे भारत ट्रेन का टिकट बहुत महंगा है और दाम के मुकाबले सुविधाएं ज्यादा नहीं है। प्रशंसकों का कहना है कि ट्रेन का किराया तय करने का सिस्टम अलग है। किराया महंगा या सस्ता लग सकता है, लेकिन इससे ट्रेन की क्वालिटी को लेकर कोई अंतिम छवि नहीं बना सकते। आलोचकों का कहना है कि वंदे भारत में टिकट बुकिंग करने पर ज्यादातर समय वेटिंग रहती है। तो यह समस्या सिर्फ वंदे भारत की नहीं है, बल्कि वेटिंग की समस्या भारतीय रेलवे के पूरे सिस्टम में है। आलोचकों का यह भी दावा है कि वंदे भारत का इंटीरियर यूरोप की ट्रेन के स्टैंडर्ड का नहीं है। प्रशंसकों का कहना है कि सुधार लगातार किया जा रहा है, भविष्य में यह बेहतर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही अच्छा है या सब कुछ खराब है। वंदे भारत ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लगातार सुधार हो रहे हैं। भारत सरकार तुरंत इसका निर्यात करने के मूड में नहीं है, बल्कि इसे और बेहतर बनाने की कोशिश चल रही है। और सत्ता में अब राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसमें आज दो बड़ी खबरें हैं। एक खबर में बहुत बड़ा खुलासा है और दूसरी खबर में बड़ी तैयारी है। पहली बड़ी तैयारी वाली खबर की बात करते हैं, जो एग्जिट पोल के बाद शुरू हुई है। नतीजों से पहले ही कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों के खरीद बिक्री का डर सताने लगा है। कांग्रेस को डर है कि अगर कड़ी टक्कर हुई और कुछ विधायकों ने पाला बदल लिया तो सरकार बनने में संकट हो सकता है। इस आशंका को देखते हुए कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि अगर पार्टी हाईकमान आदेश देता है तो वो 5 राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए तैयार हैं। एडवांस प्लानिंग वाला यह एडवांस बयान आज राजनीति की दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी खबर महाराष्ट्र से है, जिसमें एनसीपी कोटे से डिप्टी सीएम अजीत पवार ने विस्फोटक दावा किया है।
अजीत पवार ने कहा है कि शरद पवार ने उनसे कहा था कि सरकार में शामिल हो जाओ और इस बात पर सुप्रिया सूले भी रजामंद थी। उन्होंने यह भी बताया कि किताब प्रकाशन के मौके पर शरद पवार ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद लोगों से कहा कि उनके समर्थन में प्रदर्शन करें और इस्तीफा वापस मांगे। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा वापस लिया। यानी ये सब एक नाटक था। एक बार इस बयान को सुन लेते हैं। मला बोलून सांगितलं की बाबा आता सरकारमध्ये त्या ठिकाणी जावा, मी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देतो आणि 1 मे होता काहीतरी पुस्तकाचं प्रकाशन होतं नवीन, 2 तारखेला यांना कुणाला माहिती नाही, घरातल्या फक्त चौघांना माहिती होतं आणि ते राजीनामा देणार होते। तशा पद्धतीने राजीनामा दिला। 15 लोकांची कमिटी तिथेच जाहीर केली आणि त्यांनी बसावं आणि अध्यक्ष निवडावा। त्याच्यामध्ये राजीनामा दिल्यावर सगळेजण एकदम आश्चर्यचकित झाले आणि त्याच्यातनं तिथं वातावरण वेगळं झालं आणि मग नंतर ते घरी गेले। घरी गेल्यानंतर वेगवेगळ्यांनी वेगवेगळी प्रतिक्रिया त्या ठिकाणी दिली। तो ये अजीत पवार का नया दावा है। अभी 36 घंटे में 5 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। उसके बाद भी कई ऐसे दावे होंगे और 2024 चुनाव तक दावों का एक खेल जारी रहने वाला है। सत्ता में अब एक ऐसी खबर जो आपको हैरान भी करेगी, परेशान भी करेगी और सावधान भी करेगी। ये खबर सभी 140 करोड़ भारतीयों को बहुत सतर्क और सावधान करने वाली है, क्योंकि हमारे आसपास हर दिन साइबर अपराध की ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनके बारे में या तो हमें जानकारी नहीं होती या फिर हम इन बातों को घर वालों से या परिवार के लोगों से छिपाते हैं और उस अपराध का शिकार हो जाते हैं। साइबर और डिजिटल अपराध की ऐसी ही खबर पर हमने आपके लिए सत्ता की एक सतर्क करने वाली कुंजी तैयार की है जो आपको साइबर अपराधियों से सुरक्षित करेगी। अपराध के संदर्भ में आपने अरेस्ट या फिर हाउस अरेस्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने डिजिटल अरेस्ट सुना है? क्या कभी आपने सुना है कि कोई व्यक्ति डिजिटल तरीके से अरेस्ट हो गया है? ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन दिल्ली के पास के 2 शहरों में यानी फरीदाबाद और गाजियाबाद में साइबर अपराध की 2 ऐसी घटनाएं हुई, जिसमें एक में अपराधियों ने एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और 2.5 लाख रुपए ठग लिए, जबकि दूसरी घटना में अपराधियों ने डीप फेक वीडियो के जरिए पीड़ित से 74,000 रुपए ठग लिए। दोनों खबरों पर एक एक करके विस्तार से बात करेंगे। इसमें डिजिटल अरेस्ट वाली घटना तो बिल्कुल अलग और बिल्कुल नई है, इसलिए हम उस पर बाद में बात करेंगे। पहले गाजियाबाद में डीप फेक वीडियो के जरिए 74,000 रुपए ठगने वाली घटना की बात कर लेते हैं। गाजियाबाद के कबीनगर इलाके में एक मामला सामने आया है जिसमें डीप फेक के जरिए मोटी रकम ऐंठी गई। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले 74 वर्ष के बुजुर्ग के पास एक न्यूड वीडियो कॉल आई। बुजुर्ग व्यक्ति ने कॉल रिसीव किया तो वो डर गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तब तक उस बुजुर्ग का डीप फेक वीडियो तैयार हो चुका था। बुजुर्ग व्यक्ति ने तुरंत कॉल काट दिया। इसके 1 घंटे के बाद उस साइबर ठग ने एक पुलिस ऑफिसर बनकर बुजुर्ग को कॉल किया और कहा कि अगर वो उनके बैंक खाते में 74,000 रुपए ट्रांसफर नहीं करेंगे तो वो उसे फर्जी केस में फंसाकर जेल भेज देंगे। डर कर उन बुजुर्ग ने ठग को 74,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित बुजुर्ग पुलिस महकमे में बड़े पद से रिटायर हुए थे। बाद में उनकी शिकायत पर पुलिस से की गई। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन जो दूसरी खबर है डिजिटल अरेस्ट की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज नहीं बता पाए आपको, कल जरूर बताएंगे। लेकिन अभी अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।